हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, क्लास 8 की हिस्ट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा था, लेंथी था, तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं टीपू सुल्तान शेर ए मंसूरी, क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। उसमें हम लोगों ने देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। उसमें हम लोगों ने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई, ठीक है, कैसे अंग्रेज लोग आए, फिर कैसे यहाँ पे कंपनी का व्यापार शुरू हुआ, फिर प्लासी का युद्ध आखिर कैसे हुआ। तो यही सब हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ये वगैरह आप लोग देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से व्यापार कैसे स्टार्ट किया। तो कल की भी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हम लोग आगे से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर था बड़ा था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसलिए हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। जब आप वो क्लास देख लेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर जो है किस बारे में दिया गया। तो हम लोगों ने कल यहाँ तक देख लिया था, कवर कर लिया था, क्योंकि इसमें कल की क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कैसे आई, वास्को डिगामा जो है वो भारत कैसे आए, यहाँ पे व्यापार कैसे शुरू किया गया, अंग्रेज जो कंपनियां थी वो कैसे विकसित हुई, फिर धीरे धीरे करके जो युद्ध था वो मतलब जो व्यापार था वो राजनीतिक में बदलता चला गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा एक टाइम आया कि युद्ध छिड़ने लगे, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, एक लोग मतलब दूसरे व्यापार को कम करना चाहते थे। तो ऐसे ही करके बहुत सारी उसमें जो मतलब कल की क्लास में आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा और वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते भी हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 8 की हिस्ट्री चल रही है। क्लास 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से थ्योरी जो चल रही है। क्लास 8 की हिस्ट्री चल रही है, इसमें चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। कल की क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 2 ही कवर किया था, यहाँ तक कवर हो चुका था। आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे। यहाँ पे आपको थ्योरी सारी मिलती हैं, ठीक है। आपको थ्योरी बीपीएससी की भी मिलती है, जिनमें हम लोग एससीईआरटी, जीके, जीएस कवर कर रहे हैं। और ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आपका सोशल साइंस रुकेगा नहीं, अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। अभी आपके पास 2 महीने हैं, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है वो 7 जुलाई को होना है, ठीक है। तो अभी आपके पास 2 महीने इनफ है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, तब भी आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 1 महीने थ्योरी पढ़ लेते हैं, 1 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे, तब भी आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। तो मैंने 6 एंड 7 की जो पूरी हिस्ट्री है उसकी प्लेलिस्ट बना दी, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग जाकर एक चैप्टर वाइज देख सकते हैं। और ये जो क्लास चल रही है चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 8 की हिस्ट्री है। जब कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पे चलने वाले हैं। तो ऐसे ही करके सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो मतलब टॉपिक रहा है इसमें, टीपू सुल्तान शेर मंसूरी, मतलब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपनी आई, कैसे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, फिर प्लासी का युद्ध हुआ। फिर अब जो आया है टीपू सुल्तान, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। यानी जब उनको लगा कि धीरे धीरे करके मेरी कंपनी जो है वो राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर प्रत्यक्ष रूप से यानी फिर सामने ही आके उन्होंने टकराव यानी लड़ाई करना मतलब जो है रास्ता अपना लिया कि अब कुछ नहीं बन पाएगा, लड़ाई ही करनी पड़ेगी। दक्षिण भारतीय राज मंसूरी के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मंसूरी काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मंसूरी रियासत के नियंत्रण में था। यानी जो मालाबार में व्यापार हो रहा था वो किसके नियंत्रण में था, वो मंसूरी रियासत के नियंत्रण में था, ठीक है, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। सन 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पकड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। यानी जब इन्होंने अपनी एरिया में देखा, अपनी रियासत में जो बंदरगाह यानी बंदरगाहों से सामान जो है वो आयात तो निर्यात होता था जहाजों के द्वारा पानी से, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो पकड़ लिया। उसमें क्या था, चंदन थी, चंदन की लकड़ी थी, काली मिर्च थी, इलायची का जो निर्यात था वो फिर इन्होंने रोक दिया। सुल्तान ने स्थायी सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध
विकसित किए और उनकी मदद में अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो ये जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके जो कारोबार था सौदागरों को कंपनी से के साथ कारोबार करने से मना कर दिया। उसके बाद ये फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ मतलब उनके साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए, उनके साथ उनका जो था मतलब उनके साथ ये मिल गए। आगे चलते हैं, हम लोग ये भी देख लेते हैं, टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कनवर्ली के सामने पेश किया जा रहा है। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग आगे चलते हैं। आगे था टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज अलग आग बबूला हो गए थे। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वपूर्ण, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। यानी जो इन्होंने क्योंकि व्यापार करना बंद करवा दिया था, जो सौदागर लोग थे उनसे कहा कि आप व्यापार करना बंद कर दीजिए। फिर क्या हुआ, जो ये अंग्रेज लोग थे वो सुल्तान से आग बबूला हो गए, यानी गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे जो सुल्तान टीपू सुल्तान है ये काफी घमंडी एवं खतरनाक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कुचलना पड़ेगा, यानी इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से। फलस्वरूप मंसूरी के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। सन 1767, सन 1718 69, सन 1780। तो ये हुए युद्ध। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मंसूरी का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। तो जो टीपू सुल्तान थे वो जब ये युद्ध हुआ था मंसूरी का तो उसमें ये मार दिए गए थे। इसके साथ ही मंसूरी पर भी सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, आगे चलते हैं। टीपू की कहानियां जो हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात कही गई है, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्तों में भी उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। सन 1782 में मंसूरी के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे। ठीक है, वह एक शिकार उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक में मौके पर साथ नहीं दिया और काटर भी जमीन पर गिर गया। फिर भी टीपू ने निहत्थे ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार काटर उठा ली। अंत में उन्होंने जो शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मंसूरी कहा जाने लगा। तो शेर ए मंसूरी इनको इसी घटना की वजह से कहा जाने लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आता है अगला पॉइंट जो है मराठों से लड़ाई। यानी क्या हुआ, जब जो टीपू सुल्तान थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जब है अगला तो इसमें है मराठों से लड़ाई। इसमें बात कही गई 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। यानी क्या हुआ, जब 18वीं शताब्दी आई तो धीरे धीरे जो कंपनी थी वो मराठों की जो ताकत थी उसको भी काबू करना चाहती थी और उसे भी खत्म करने के बारे में सोच रही थी। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन जो था वो चलाने का मराठों का जो सपना चूर चूर हो गया। यानी सन 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो उसमें मराठ जो लोग थे वो चाहते थे कि हम दिल्ली पे शासन करेंगे, लेकिन वो उसमें हार गए। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे जो सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेंसी के सदस्य थे। पेशवा एक राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 8वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। आगे चलते हैं। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी जब एक से एक युद्ध होने लगे तो जो कंपनी ने मराठों को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सन 1782 में साल बाई संधि के साथ खत्म हुई, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जब हुआ कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा
व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। जब ये दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है, जब मराठा का दूसरा युद्ध जब हुआ तो इसमें जो अंग्रेज लोग थे उनके बीच मतलब कई जो इलाके थे वो आ गए, जैसे आपका उड़ीसा हो गया, यमुना के उत्तर पश्चिम में स्थित आगरा था, दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जों में आ चुके थे। अंततः सन 1817 सन 1819 के तीसरे अंग्रेज जो थे मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया। पेशवा और पूरे से मतलब हटाकर कानपुर के पास बेठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्यस के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यानी इन्होंने मराठा जो लोग थे उनको भी इन्होंने हरा दिया। फिर क्या किया, धीरे धीरे सभी पे कब्जा कर लिया था। यानी दक्षिण पे भी, विंध्य और के दक्षिण स्थित भूभाग पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब आते हैं अगले, सर्वोच्चता का दावा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो बात कही गई है, सर्वोच्चता का दावा, उपर्युक्त वितरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। यानी जब 19वीं शताब्दी आई थी तो जो कंपनी थी वो क्षेत्रीय विस्तार, मतलब वो क्षेत्र का अपना विस्तार करना चाहती थी। कंपनी जो थी अपनी, वो चाहती थी कि मेरा जो कंपनी है काफी विस्तरित हो जाए, ठीक है। तो आक्रामित यानी कोई भी वो मार्ग अपना रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती थी। यानी क्या हुआ, जब कंपनी का विस्तार काफी बढ़ गया तो वो ये मानते थे कि जो मेरा अधिकार है वो सभी लोगों पे है, और मैं सभी की जो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण था वो करना चाहती थी, और सबको धमकी भी देने का वो अधिकार रखती थी। लेकिन यह प्रक्रिया बेरो कठोर नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नामन ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। यानी जब इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा जो राज्य था उस पर इन्होंने जब कब्जा करना शुरू कर दिया तो मन्ना जो थी, एक रानी थी, उन्होंने हथियार इनके खिलाफ उठाया और आवाज मतलब उन्होंने युद्ध किया, यानी लड़ाई की, खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, ठीक है। सन 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। यानी जो ये रानी थी जो उन्होंने लड़ाई की, तो इनको 1884 मतलब 24 में गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रैना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया। सन 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के एक ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में देखेंगे। यानी जब धीरे धीरे जो दूसरा जो मतलब चौकीदार थे उन्होंने जब काफी लोगों का मतलब विरोध किया और फिर उन्होंने कई दस्तावेज को नष्ट कर दिया, तो उनको भी आखिरी में पकड़ लिया गया सन 1830 में और फिर उनको फांसी दे दी गई। अब चलते हैं आगे। सन 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तरी पश्चिम में से भारत को अपनी जो है चपेट में ना ले ले। यानी जो सन 1830 का जब दशक स्टार्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था रूस से, क्योंकि वो काफी प्रभावशाली थी। तो उसको ये डर था कि ये कहीं उत्तरी पश्चिम भारत को अपनी तरफ ना मतलब अपने में समेट ना ले। इसी डर के चलते अंग्रेज जब उत्तर पश्चिम भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे तो उन्होंने सन 1838 से सन 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया, ठीक है। अप्रत्यक्ष कंपनी जो थी वो स्थापित कर दी। सन 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। यानी सन 1843 में इन्होंने जो सिंध था उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी।
यानी जो कंपनियां थी वो उनको उन्होंने नहीं दाल गलने दी। सन 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार सन 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। यानी इन्होंने पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया, क्योंकि जो वो राजा थे वहां के, उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा रणजीत सिंह जो थे, इनका सन 1849 में जब मृत्यु हो गई, उसके बाद अंग्रेजों ने उस पर भी शासन, पंजाब पे भी अपना अधिकार कर लिया। अब जो विलय की नीति थी, इस पे हम लोग देख लेते हैं। विलय की नीति अधिग्रहण की आखिरी जो लहर थी सन 1848 से सन 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। ठीक है, जो विलय की नीति थी किसके बीच चली, मतलब गवर्नर जनरल बने जो थे डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो थे, उनके बीच चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसके कोई पुरुष वारिस नहीं रहे, पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। यानी मान लीजिए अगर कोई राजा की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सब हड़प ली जाएगी। यह कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। यह सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ठीक है, आगे चलते हैं। आखिरकार सन 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, आगे चलते हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। यानी उन्होंने कहा कि जो कुशासन है से आजाद कराने के लिए वो कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं जो अवध था। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोगों ने भी सन 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यानी वहां के जो नवाब थे, वहां के जो नवाब थे, उनको गद्दी से हटा दिया गया था, तो सन 1857 में वहां के लोगों ने भी विद्रोह इसका किया। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है मानचित्र में, इसमें ये बात कही गई कि जो येलो कलर का है वो ब्रिटिश शासक के अधीन क्षेत्र हैं, यानी उनके अधीन थे। जैसे कि आपका कलकत्ता हो गया, बनारस हो गया, ठीक है, लाहौर हो गया। और जो रेड कलर का है, ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासक के अधीन नहीं थे। आपका हैदराबाद है, ठीक है, मंसूरी है, दिल्ली है, तो ये सब थे जो इनके अधीन नहीं थे। अब हम लोग चलते हैं नए शासन की व्यवस्था, ये कैसी रही। इस चैप्टर में यही दिया गया है कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारत कैसे आए, फिर उन्होंने व्यापार करना कैसे शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके वो यहीं पे बस गए, कैसे लोग हर जगह पे अपना राज्य स्थापित करने लगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सब दिया गया। जो आपका प्लासी का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, ये सब कैसे हुआ, ये सब इस चैप्टर में गिवन है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात कर लेते हैं नए शासन की व्यवस्था। इसमें बात कही गई है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी वो धीरे धीरे करके बंगाल हो गया, आपका बंबई हो गया, मद्रास, यहाँ तक भी कंपनी का जो था सत्ता हासिल हो चुकी थी। आगे चलते हैं। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय जो थी इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। हर एक का शासक गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। नए न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार जो थे खास तौर से उल्लेखनीय थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो बंगाल और मद्रास और बंबई, इन पर भी इनका जो है अधिकार होता चला गया कंपनी का। अब हम लोग देख लेते हैं काजी क्या होता है। नया न्यायाधीश होता है। मुफ्ती जो है मुसलमान समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसकी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। ठीक है, आगे है महाभियोग। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ चुराचरण
का आरोप लगाया जाता था, यानी दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स थे से उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाता था। इसे ही महाभियोग कहा जाता था। यानी अगर कोई व्यक्ति चोरी करता था, उस पे आरोप लग जाता था, तो जो उस पे मुकदमा चलता था उसी को महाभियोग कहा जाता था। आगे चलते हैं। सन 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। जब धीरे धीरे करके सन 1772 ईस्वी आई, तो ये कहा गया कि हर व्यवस्था में 2 जो थे वो अदालतें होंगी हर जिले में। फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करती थी। यानी जो थी तो उन्हीं के अंतर्गत काजी और मुफ्ती के, लेकिन ये लोग जब काम करते थे तो ये कलेक्टर की निगरानी में ही करते थे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सभा बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बड़ी समस्या यह भी थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने का समरूपता लाने के लिए सन 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया गया कि हर पंडित की थोड़ी थोड़ी जो व्याख्या थी वो अलग अलग थी। तो एक रूपता लाने के लिए क्या किया गया, जो सन 1775 में 11 पंडित को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने के लिए काम सौंप दिया गया। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक रूपता आ जाएगी। एनबी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेज से अनुवाद किया। सन 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। यानी जो कलकत्ता था, अपीलीय अदालत और सदर निजामत जो अदालत थी उसकी स्थापना की गई। आगे चलते हैं। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा जो था, भारतीय जो जिले का कलेक्टर होता था उसका सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम जो था लगान और कर इकट्ठा करना। जो कलेक्टर होते थे उनका जो काम होता था कि अपने इलाके से, अपने जिले से कर वसूल करें और जो लगान थी उसको इकट्ठा करें, तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों का दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उनका जो उसका कार्यालय कलेक्टर के सत्ता संरक्षण तथा नए केंद्र बन गया था, जिसे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल लिया था। आगे चलते हैं। कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता जो थी सैनिक ताकत में ही थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण जो था वो दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। यानी कंपनी की जो फौज धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी ने अपनी फौज, अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनको प्रशिक्षण भी देने लगी। जो घुड़सवार थे, तीरंदाजी जो थी, इसका भी तलवारबाजी थी, इनका सब प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया था। यानी वो एक सेना तैयार कर रही थी। ग्रामीण इलाकों में शास्त्रीय किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। यानी जो जमींदार लोग थे, जब मुगलों की जरूरत पड़ती थी तो जो पैदल सिपाही होते थे, ठीक है, आपने देखा होगा युद्ध में पैदल सिपाही भी चलते थे, तो उनको ये मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सियाफ आर्मी कहते थे। सन 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इस वजह से यह इसकी
वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य वर्मन अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलाक से लैस होते थे। कंपनी की सेना की सिपाहियों को बदलती जो सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो ये मतलब सन 1820 में क्या हुआ कि जो साम्राज्य वर्मा था, अफगानिस्तान और मिस्र से लड़ाई हो रही थी, तो उसके दौरान जब इनकी जो पैदल सेना थी, टुकड़ी थी, उसकी ज़्यादा इनको आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि कंपनी की जो सेना थी, सिपाहियों को बदलती सेनाओं की आवश्यकता पर ध्यान रखना पड़ रहा था। आगे चलते हैं। अब इसमें बात जो कही गई है, धर्मशास्त्र क्या थी? संस्कृत की ऐसी कृतियां जिसमें सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। यानी जो धर्मशास्त्र होते हैं उसमें धर्म के बारे में, मतलब रीति रिवाज कैसे हैं, कैसे तौर तरीके हैं समाज में, वो उनके बारे में लिखा होता है जिस बुक में, उसी को धर्मशास्त्र कहते हैं। जो सवार थे वो घुड़सवार हो गए। मास्केट जो होते हैं पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती है, ठीक है। और मैच लाक जो होते हैं शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो है 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज समरूप सैनिक संस्कृत विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का जो प्रशिक्षण था, अभ्यास और अनुशासन दिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि मतलब पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? यानी क्या करते थे, ये जो मतलब जाति थी उसको भी ये नज़रअंदाज करने लगे थे। मानी जो समुदाय की जाति, मतलब जाति और समुदाय की जो भावनाएं थी उसको भी ये नज़रअंदाज करते थे। तो जो लोग थे वो धार्मिक भावनाएं हुई, जाति जो भिन्नता दिखा रहे थे, तो वो उनको सह नहीं पा रहे थे, ठीक है। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य बनाने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ठीक है, आगे चलते हैं। सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन, ये यहाँ से नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या रहा इस कहानी, मतलब इस चैप्टर का। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशीकरण शक्ति बन गई। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो वो सिर्फ यहाँ पे व्यापार करने, यहाँ पे मतलब वो घूमने आई थी स्टार्टिंग में, आपने कल की चैप्टर में देखा होगा। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो यहाँ पे व्यापार करने लगी। जब व्यापार करने लगी तो क्या वो धीरे धीरे अपना व्यापार फैलाने लगी। फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे सब पे मतलब नियंत्रण करना चाहती थी, अपनी सत्ता जो थी वो फैलाना चाहती थी। फिर धीरे धीरे करके उसने सभी इलाकों पे अपना राज्य कर लिया। आगे चलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेजी से हुई। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों का यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। सन 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के जो 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। तो इतनी मात्रा में इनका जो मतलब सत्ता थी वो स्थापित हो चुकी थी। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। मतलब उनका डायरेक्ट मतलब नियंत्रण नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी उनका प्रभाव देखने को मिल रहा था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत पर कैसे वो अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, इस चैप्टर को जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि कैसे धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कैसे वो भारत आई, फिर कैसे उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया। फिर जो व्यापार था, व्यापार के दौरान मतलब काफ़ी कंपनियां थी, तो उसमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। जब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई तो एक दूसरे का जो व्यापार था वो ठप कराना चाहते थे, नहीं बंद करवाना चाहते थे। तो जो बंदरगाह होते हैं जिनसे सामान आता जाता है, यानी आयात और निर्यात होता है, तो उनको डुबो देते थे, कहीं पकड़वा देते थे। तो ऐसे ऐसे करके जब ये सब होने लगा तो ये राजनीतिक और मतलब युद्ध में बदलता चला गया, ठीक है। तो उसके बाद ये युद्ध होना स्टार्ट हो गए। तो कंपनी जो थी, कंपनी
फिर नवाबों का संगठन करने लगी कि जो नवाब लोग थे वो कंपनी चाहती थी कि ऐसा नवाब बने जिससे हमको कर ना देना पड़े और मैं अपना कंपनी जो है आराम से चला सकूं। तो इसके दौरान भी बहुत सारे जो नवाब थे वो मारे गए। तो ये सब चैप्टर में दिया गया कैसे कैसे करके कंपनी ने फिर लास्ट में पूरे भारत पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो कल की क्लास को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो कल क्लास हुई थी उसको भी आप जब देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो कल की क्लास को अगर आप देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कल हम मिलते हैं। कल जो क्लास होगी चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कल भी थ्योरी होगी। तो कल की क्लास को भी ज्वाइन करिएगा। बाकी ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एक बार इसको फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और क्लास 8 की जो हिस्ट्री है या फिर ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो इसलिए क्लास 8 की हिस्ट्री जो है या फिर ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, तो हमको अच्छे से पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी बीपीएससी की भी क्लासेस आपको 2 बजे मिलती हैं तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग जीके जीएस कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी प्रॉपर तरीके से थ्योरी डिस्कस हो रही है, साथ में जितने भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है वो भी आपको मिलते हैं। तो आप लोग 2 बजे वाली क्लास भी ज्वाइन करिएगा, उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। जीके जीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये 40 नंबर का आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग भी रहता है। तो ये आपको क्लास 2 बजे मिलती है। बाकी जो सोशल साइंस की आपको 5 बजे क्लास मिलती है। 3 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग इस टाइम ईवीएस कवर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ईवीएस जो है आपको संपूर्ण ईवीएस 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 से 3 घंटे मतलब आपको 3 से 4 वीडियो भी मिल सकती हैं, कंप्लीट हो जाएगी। तो वो क्लास भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। पेपर 1 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं आपका ईवीएस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहे और साथ ही साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।